देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून प्रीतम। इवनिंग मैम। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लास्ट जो हम लोग का क्लास हुआ था वहां पर हमारा सर्विस कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो हेडिंग करो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें पढ़ना क्या है, तो देखो कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। कॉस्टिंग का मतलब होता है टू कैलकुलेट कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेट या कैलकुलेटिंग कॉस्ट जो भी बोलो, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसे हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। चाहे किसी भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करना क्यों ना हो, जैसे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कोई एक टारगेट जिसे हमें अचीव करना है, या कोई बजट, ठीक है, जिसे हमें अचीव करना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक बेंचमार्क। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखो क्या स्टैंडर्ड फिक्स हुआ है तो हमें उससे भी बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मतलब ये सब हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने तुम लोग का एक 10 मार्क्स का एग्जाम लिया। ठीक है, मैंने बोला फुल मार्क्स 10 है और जिसे मान लो 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, तो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि सबको 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल बोल रहे, ठीक है। तो 10 आउट ऑफ 10 से अगर किसी को कम मिल जाएगा तो वो स्टैंडर्ड के बिलो परफॉर्म कर लिया। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम 10 मार्क्स का एग्जाम लेंगे। ठीक है, सबको मोर देन 5 मिलना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया मोर देन 5, तो ये मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि मोर देन 5 मिलना ही चाहिए। ठीक है, अगर किसी को 5 से नीचे मिला तो वो एडवर्स हो जाएगा। मान लो किसी को मिला 4, तो ये हो गया उसके लिए एडवर्स, क्योंकि मैंने बोला था कि एटलीस्ट मोर देन 5, 5 और मोर देन 5 ऐसे लिख देते, 5 और मोर देन 5 होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने मान लो, तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया था। ठीक है, अब अगर किसी को मान लो मिल गया 10 आउट ऑफ 9 एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फेवरेबल सिचुएशन। फेवरेबल, ठीक है, अच्छा बात है ना कि हमें जो हमारा जो स्टैंडर्ड फिक्स था, या जो टारगेट था, या जो बजट था बोल सकते हैं, या जो बेंचमार्क था, उससे हम लोगों ने ज्यादा ही कर लिया, तो अच्छा बात है, फेवरेबल। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अगर हमारा कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गया तो फिर हमारे लिए एडवर्स होगा। ठीक है, और अगर हमारा कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड या जो टारगेट या जो भी था हमारा बेंचमार्क था उससे अगर कम हुआ, क्योंकि देखो कॉस्ट तो कम करना पड़ेगा, हम लोग तो स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं। देखो हम लोग लास्ट के तरफ आ गए हैं बेसिक से पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब 2-3 चैप्टर ही बचा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, कॉस्ट कॉस्ट तो हमेशा हमें मिनिमम करने का ही सोचना पड़ता है ना। तो हम लोग अगर अपना कॉस्ट जो सेट किए हैं, स्टैंडर्ड जो सेट किए, उससे अगर हमारा कॉस्ट मिनिमम हुआ, या फिर एटलीस्ट उतना हुआ तो हमारे लिए फेवरेबल, या फिर उससे कम हो गया, सॉरी उससे उससे ज्यादा हो गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्स। उससे कम हुआ तो फेवरेबल, एटलीस्ट वो हुआ तो भी फेवरेबल। जैसे मैंने सोचा कि हम 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। ठीक है, अब मेरा ये 10 रुपए का मैंने कॉस्टिंग माना, और मैंने इसे मान लो सोचा है कि 10 रुपए में बना के 12 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा बनाने का कॉस्टिंग ही पड़ गया 12 रुपए, तो मेरे लिए एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने सोचा था 10 रुपए में बनाएंगे लेकिन मेरा कॉस्ट बढ़ गया, तो अगर मेरा ये क्या था, ये इसका मतलब मेरा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड से अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली मेरे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया ये, जैसे कि देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है उसका भी एक टारगेट होता है या डिजायर्ड प्रॉफिट होता है। तो स्टैंडर्ड में मान लो ऑर्गेनाइजेशन का है स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ठीक है, और एक्चुअली स्टैंडर्ड जैसा हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, अब लग रहा है कि एक्चुअली में लग रहा है कि कुछ मतलब सोचा था कि
बहुत खराब होगा मान लो बहुत अच्छा हुआ, या बहुत अच्छा होगा उतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल और सोचने में तो फर्क होता है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और हुआ, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट हम लोगों ने कुछ सोचा था और एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का कुछ और हुआ, तो ये दोनों में जो डिफरेंसेस दिखेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट हमारा वेरी कर गया, क्योंकि अगर प्रॉफिट में डिफरेंस दिखेगा तो इसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट वेरी किया, यानी नेट प्रॉफिट वेरिएंस। अब जो हम लोग का प्रॉफिट है वो क्यों वेरी करता है, तो प्रॉफिट जो है वो दो वजह से वेरी करेगा, दो रीजन से वेरी करेगा। एक हो जाएगा कॉस्ट, अगर हमारा कॉस्ट वेरी करता है। दूसरा है कि सेल्स, अगर हमारा सेल्स वेरी करता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बोले, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने सोचा था मैंने प्रोडक्ट 10 रुपए में 10 मेरा कॉस्ट पड़ेगा और 2 रुपए प्रॉफिट लगा के मुझे इसको 12 रुपए में बेचना है, ठीक है। अब मान लो मेरा पड़ गया इसका कॉस्ट ही 11 रुपीज, ठीक है। अब 2 रुपए प्रॉफिट लगा के 13 में तो बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम लोग को याद है तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था मार्केट प्राइस को हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना, उसका तो एक स्टैंडर्ड होता है, एक्सेप्ट मोनोपोली बिजनेस, ठीक है। अभी मोनोपोली क्या, सभी के पास सब कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत कम मोनोपोली बिजनेस होता है, तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं अब हम 2 रुपए लगा के तो बेच नहीं सकते, तो मुझे मेरे प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो 1 रुपए प्रॉफिट रखना पड़ेगा अगर मुझे मार्केट के साथ चला। क्योंकि देखो मार्केट प्राइस से ज्यादा में बेचोगे तो नहीं बिकेगा, कम में बेच सकते हो। अब कम में बेचने के लिए तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बनाना पड़ेगा, उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। तो कॉस्ट अगर मेरा बाई चांस बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो वो भी वेरिएंस। अब ऐसा भी हो सकता है मैंने 10 रुपए सोचा था बट 9 रुपए में कर लिया, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो उस केस में हम लोग 3 रुपीज प्रॉफिट रख सकते हैं, तो उसमें भी मेरा प्रॉफिट वेरी किया, लेकिन फेवरेबल सिचुएशन, ये मेरा फेवरेबल सिचुएशन, ये मेरा एडवर्स सिचुएशन। लेकिन किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट तो मैंने फिक्स्ड ही रखा था कि 2 रुपए कमाएंगे, अब कॉस्ट बढ़ गया तो 1 रुपए कमा रहे हैं, और अगर कॉस्ट कम हो गया तो 3 रुपए कमा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब सेल्स वेरिएंस, जैसे मैंने सोचा था कि 12 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा हुआ कि हम लोग 12 रुपए में नहीं बेच पाए, उससे भी कम में बेचना पड़ा, हो सकता है, ठीक है। तो मेरा एडवर्स सिचुएशन, और अगर ज्यादा में बेच पाए तो मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन। तो मेरा अगर सेल्स वैल्यू में भी चेंजेस हो जाएगा, जैसे मैंने सोचा था कि 10 रुपए, 1 रुपए प्रॉफिट, 12 रुपए, 2 रुपए प्रॉफिट लगा के 12 रुपए में बेचेंगे, बट 1 रुपए लगा के 11 रुपए में ही बेचना पड़ा किसी भी रीजन से। तो अगर मेरा सेल वैल्यू कम होगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने सोचा था 12 में बेचेंगे लेकिन मैंने 13 में बेच दिया, तो 3 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, तो भी मेरा प्रॉफिट वैरी किया, ठीक है। तो कभी फेवरेबल तरीके से वैरी कर सकता है, कभी मेरा एडवर्स तरीके से वैरी कर सकता है। जैसे मैंने तुम लोग को यहाँ एग्जांपल दिया कि तुम लोगों ने सोचा था 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, मिला 10 आउट ऑफ 8, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए सोच के हिसाब से कम हो गया, तो फिर ये एडवर्स हो गया। अब सोचा नहीं था कि 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, 10 आउट ऑफ 10 मिल गया, तो फिर फेवरेबल सिचुएशन हो गया। वैसे ही प्रॉफिट में हम लोग का दो वजह से वैरी कर सकता है। एक हो सकता है कॉस्ट की वजह से, कि कॉस्ट कम ज्यादा हुआ, कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, कॉस्ट मतलब ज्यादा दिखेगा, कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा, तो उसमें मेरा एडवर्स सिचुएशन हो जाएगा। अब कॉस्ट जो है वो क्यों वेरी करता है, तो कॉस्ट जो है वो मेन 4 रीजन से वेरी करता है। फर्स्ट है मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल वेरिएंस, ऐसे लिखेंगे मेटेरियल वेरिएंस, फिर कॉस्ट वगैरह लिखेंगे। तो मेटेरियल के वजह से वेरी कर सकता है लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ठीक है। लेबर के कॉस्ट वेरी होने से हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो इसमें देखो सारा कॉस्ट कवर हो गया है ना, ये एलिमेंट के हिसाब से,
ठीक है, एलिमेंट के हिसाब से मेटेरियल का प्राइस कम या ज्यादा होने पे हमारा कॉस्ट वेरी कर सकता है। जैसे हम लोगों ने सोचा था हमारा रॉ मेटेरियल 12 रुपए करके मिल जाएगा, बट मार्केट में जाके देखा 12.5 करके मिल रहा है, तो कॉस्ट वेरी हो गया, ज्यादा कॉस्ट लग गया। लेबर का भी हम लोगों ने सोचा था लेबर पर डे 10 रुपए करके काम करेगा, मतलब जस्ट एग्जाम्पल दे रहे थे, बट ये लोग जो है 12 रुपए करके करेंगे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा वहां भी कॉस्ट वेरी हो गया। वेरिएबल कोई ओवरहेड है वो वेरी कर सकता है, फिक्स्ड ओवरहेड है वो वेरी कर सकता है। अच्छा, अब ये जो मेटेरियल वेरिएंस है, ठीक है, इसका कितना सारा वेरिएंस, मतलब मेटेरियल वेरिएंसेस के अंदर अलग अलग वेरिएंसेस होंगे। जैसे कि मेटेरियल क्यों वेरी कर सकता है मेटेरियल का कॉस्ट, तो देखो उसमें आ जाएगा हम लोग का मेटेरियल, ऐसे लिखेंगे, पहले आ जाएगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जगह नहीं होगा, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, और मेटेरियल यील्ड और सब यूसेज वेरिएंस। ठीक है, और मेटेरियल यील्ड जो है, सॉरी कॉस्ट जो है, उसके नीचे 2 पॉइंट लगाएंगे हम लोग। अब कॉस्ट क्यों वेरी करता है, देखो मेटेरियल, पहले मेटेरियल वेरिएंस की, मेटेरियल का मेटेरियल जो है वो वेरी कर सकता है। अब मेटेरियल की किस तरीके से, कैसे कैसे, कौन से नेचर से वेरी कर सकता है, कॉस्ट वेरी कर सकता है, उसका मिक्स वेरी कर सकता है, यील्ड या सब यूसेज वेरिएंस हो सकता है। ये यील्ड मिक्स ये सब हम लोग समझेंगे, पहले कॉस्ट को समझ लेते हैं। तो मेटेरियल का कॉस्ट कैसे कम ज्यादा हो सकता है, जैसे मैंने सोचा था कि मेरा पूरा रॉ मेटेरियल 1000 रुपए में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, बट मेरा पूरा रॉ मेटेरियल 1000 के जगह 1200 में आया, ज्यादा में आया। ठीक है, अब ये ज्यादा कैसे हो सकता है, या तो मैंने मेटेरियल का प्राइस जो सोचा था उससे ज्यादा पड़ गया। मान लो मैंने सोचा था 100 किलो लेंगे 10 रुपए करके, और मैंने सोचा था 1000 रुपए लगेगा, मैंने 100 किलो ही लिया, बट वो 12 रुपए किलो करके मिला, तो मेरा क्या वेरी कर गया, प्राइस वेरी कर गया। तो एक रीजन हो सकता है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। और एक हो सकता है कि मैंने 100 किलो खरीदने का सोचा था, मुझे 10 रुपए किलो करके ही मिला, लेकिन मैंने 120 किलो ले लिया, तो फिर ये इसीलिए 1200 हो गया। तो मेरा इस बार डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो मेरा जो खर्चा है, कॉस्ट कॉस्ट जो है वो कैसे बढ़ सकता है मेटेरियल का, या तो मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा में खरीदना पड़ा, या कम में खरीदना पड़ा, दो ही हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है देखो, फेवरेबल भी हो सकता है सिचुएशन, और जो है एडवर्स भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 10 का चीज 12 में मिला, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10 का चीज मुझे जो है, मैंने यहाँ पर क्योंकि 1200 लिया है तो मैंने ज्यादा पे दिखा दिया। ऐसा भी हो सकता है मैंने सोचा था 1000 रुपए में मिलेगा, बट 900 में मिल गया, मतलब मैंने सोचा था इतना रेट होगा, बट एक्चुअली मेरा रेट हुआ 9 करके, वो भी हो सकता है। तो प्राइस में जो वेरिएंसेस देखने को मिला क्योंकि मुझे सस्ते में मिल गया, वो भी हो सकता है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुआ तो मेरे लिए फेवरेबल, ठीक है, और अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुआ तो मेरे लिए एडवर्स, तो जैसा होगा। फिर यहाँ पर मेटेरियल यूसेज की वजह से भी मेरा प्राइस में चेंजेस आ सकता है, मैंने जितना सोचा था उससे कम या ज्यादा खरीद लिया। ठीक है, तो मेटेरियल यूसेज, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, ये हटा देते हैं, ये तो जस्ट समझाने के लिए। ये जो प्राइस वेरी अगर कर जाता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेना पड़ता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है परचेज मैनेजर को। ठीक है, और अगर क्वांटिटी वेरी कर जाता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है प्रोडक्शन मैनेजर को।
तो ऑर्गेनाइजेशन में तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज मैनेजर, क्योंकि देखो परचेज मैनेजर के ऊपर ही पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कहाँ से वो सस्ते में बार्गेन करके अच्छा मेटेरियल खरीद के ला सके, ठीक है। तो अगर प्राइस में किसी तरीके का कम ज्यादा हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर के ऊपर जाएगा, अच्छा हुआ तो भी जाएगा, बुरा हुआ तो भी जाएगा। और जो क्वांटिटी वेरिएंस है वो प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ही डिसाइड करता है कि कितने क्वांटिटी में उनको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी कम ज्यादा हुआ तो खरीदने का क्वांटिटी भी कम ज्यादा होगा, और खरीदने का क्वांटिटी कम ज्यादा होगा तो मेरा कॉस्ट वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो मेटेरियल का कॉस्ट इस वजह से जो है वेरी होता है। तो सबसे पहला वेरिएंस, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट वेरी कर सकता है दो वजह से, या तो सेल्स के वजह से या तो कॉस्ट के वजह से। अब कॉस्ट में हमारा चार चीज आ जाएगा, तीन तो हमारा नॉर्मल, दो तो हमारा जो एलिमेंट है जैसे कि मेटेरियल, लेबर, और एक होता है हम लोग का अदर एक्सपेंसेस भी होता है, छोड़ो वो तो इसी में आ जाएगा। मेटेरियल, लेबर मेनली हमें पढ़ना होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड, ये चार चीजों में हमें कॉस्ट को देखना है। सबसे पहले आज हम लोग मेटेरियल पढ़ेंगे, बाकी अभी नहीं होगा, आज सिर्फ मेटेरियल ही हो पाएगा। तो मेटेरियल वेरिएंसेस का जो वेरिएंसेस है वो तीन तरीके से हम लोग देखेंगे, मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल मिक्स और मेटेरियल यील्ड और सब यूसेज। जिसमें मैंने कॉस्ट को इलाबोरेट किया, कॉस्ट दो वजह से वेरी कर सकता है, उसका मेटेरियल का प्राइस अगर कम ज्यादा हुआ मार्केट में, या फिर हम लोगों ने जो प्रोडक्शन क्वांटिटी सोचा था वो कम ज्यादा हुआ, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्राइस के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना पड़ता है, ठीक है। अब इतना जितना भी समझा है उसमें हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो देखो क्या करेंगे। सेकंड, अच्छा लग गया। मेरा पीडीएफ, ठीक है। तो देखो ये वाला पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर बोला है द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ प्रोडक्ट जेड आर एज अंडर। तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट जेड जो है, प्रोडक्ट जेड जो है उसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल फिगर दिया हुआ है। प्रोडक्ट जेड का मतलब हो गया जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं उसका नाम है जेड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल फिगर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि मेटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड है 50 यूनिट, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में 45 यूनिट यूज हुआ है। मतलब हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि हम लोग 50 यूनिट मेटेरियल खरीदेंगे क्वांटिटी में, लेकिन हम लोगों ने 45 यूनिट खरीदा है। मेटेरियल प्राइस पर यूनिट सोचा था कि 1 रुपए करके होगा, स्टैंडर्ड ये था, बट एक्चुअली में 80 पैसा करके हमें मिला। कैलकुलेट मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने बोला है, बट हम प्राइस और ये भी कैलकुलेट करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर वन, इलास्ट्रेशन वन, देखो हम लोग मतलब पार्ट में इसको करेंगे। एक लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। हम लिख देते हैं, मैंने ये क्या क्या लिखा है। तो देखो मैंने लिखा है एस क्यू का मतलब, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखते एस क्यू का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस पी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, एस सी का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ए क्यू का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी, ए पी का मतलब है एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्राइस या कॉस्ट कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस भी लिख सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट भी लिखा जा सकता, नहीं सॉरी, एक्चुअल रेट भी लिखा जा सकता है। वैसे रेट जो है वो लेबर वाले केस में हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब ए पी या ए आर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, एस पी या एस आर। तो प्राइस या फिर रेट दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ए सी का मतलब हो जाएगा एक्चुअल
कॉस्ट, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एक टेबल बना लेंगे, स्टैंडर्ड क्या था, मतलब हम लोगों ने सोचा क्या था और एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेटेरियल हम लोगों ने सोचा था 50 यूनिट खरीदेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी में 50 यूनिट, ठीक है। बट एक्चुअली में हम लोगों ने खरीदा है 45 यूनिट। अच्छा, अब हम लोगों को लगा था कि 1 रुपीज करके मिलेगा, बट 80 पैसा करके ही मिल गया। 1 रुपीज करके मिलेगा बट 80 पैसा करके ही हमें मिल गया, ठीक है। तो अगर मुझे 50 यूनिट 1 रुपए करके खरीदेंगे ऐसा सोच रखा था, तो मुझे एक चीज बताओ कि मेरा फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, अगर 50 यूनिट 1 रुपीज करके खरीदेंगे ऐसा सोचा था, फिर हमारा कॉस्ट कितना होने वाला था? 50। 50, हाँ। और अगर हम लोगों ने 45 यूनिट एक्चुअली में खरीदा 80 पैसा करके, तो हमारा कॉस्ट कितना हो रहा है? 36। 36, सही है, 36 होगा। अच्छा, अब मुझे तो बोला है क्वेश्चन में सिर्फ मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो, लेकिन हम लोग दोनों ही निकालेंगे, तो हम मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो हम कुछ नहीं बता रहे, तुम लोग ही बता दो कि कॉस्ट कितना वेरी किया। कॉस्ट बताना है, टोटल कॉस्ट वेरी कितना किया। सोचा था 50 रुपए में काम हो जाएगा, बट 36 रुपीज में काम हो गया, तो बोलो कितना वेरी किया, चाहे अच्छा किया हो बुरा किया हो। 14 रुपीज। तो 14 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे करके स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमेशा क्या सोचा था माइनस क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि जो हुआ वो बाद में हुआ ना। हम लोगों ने सोचा था पहले 50 रुपीज, ठीक है, तो हमेशा एसी माइनस एसी होगा, मतलब पहले स्टैंडर्ड फिर उसके बाद एक्चुअल, डिफरेंसेस ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 50 रुपीज में काम होगा ऐसे सोचा था, बट 36 रुपीज में ही काम हो गया, अच्छा बात है। तो 14 रुपीज हमारा बच गया, तो ये सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे फेवरेबल। और यहाँ पर हमें एफ लिखना पड़ेगा फेवरेबल के लिए, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है, कि मेरा फेवरेबल सिचुएशन। अब मैंने क्या बोला कि कॉस्ट हमारा दो वजह से वेरी करता है, या तो मैंने क्वांटिटी में बदलाव किया है, या फिर मेरा प्राइस में चेंजेस हो गया, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, कुछ भी लिख सकते हो, प्राइस और क्वांटिटी में कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि पहले प्राइस ही लिखना पड़ेगा। तो बोलो प्राइस जो वेरी हुआ वो कितना वेरी हुआ? प्राइस 1 रुपए में सोचा था बट 80 पैसा करके मिल गया, तो बोलो प्राइस पर किलो कितना, पर यूनिट कितना करके वेरी हुआ? 0.20 में। 0.2 मतलब 20 पैसा करके, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 रुपए का चीज हमें 80 पैसे में मिल गया, मतलब 0.20 का हमारा फेवरेबल सिचुएशन है। बट ये तो एक यूनिट के लिए है, मुझे तो यहाँ पर टोटल में निकालना है सारा चीज, ठीक है। तो अब ये जो वेरी हुआ ये मुझे, इसका मतलब मैंने ये वेरिएंसेस ये कैसे निकालेंगे, टोटल इसका कैसे निकाले, क्योंकि ये तो टोटल देखो रुपीज आ गया, टोटल रुपीज 14, ये आ गया 0.20 पर यूनिट, एक यूनिट का इतना है। अब हम लोगों ने 20 पैसा सस्ता में कितना किलो खरीद लिया, उतना ही बेनिफिट है। अब ये 20 पैसे का जो बचत हुआ पर यूनिट पे, वो कितने यूनिट पे बचत हुआ? 45। 45, ठीक है, क्योंकि मार्केट से जाके तो ये खरीदा, ये तो खरीदा नहीं ना। तो फिर मेरा जो भी बेनिफिट हुआ वो कितने यूनिट पे हुआ? 45 पे हुआ। 45 को क्या बोलेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये इंटू 45 कर लो, तो 45 इंटू 0.20 ये हो जाएगा ₹9। तो ये 9 रुपीज का जो हमारा बचत हुआ वो हमारा 45 यूनिट खरीदने पे हुआ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, ठीक है। तो यूसेज वेरिएंस, तो यूसेज में क्या चेंजेस हुआ, हम लोगों ने सोचा था 50 यूनिट यूज करेंगे, बट हम लोगों ने 45 यूनिट किया, तो डिफरेंसेस कितना हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 45, लेकिन ये करने पे मुझे जो आंसर मिलेगा 5 यूनिट, बट वो तो मुझे यूनिट में मिलेगा, बट मुझे तो सारा आंसर रुपीज में चाहिए ना। तो अगर मेरा 5 यूनिट का जो है बेनिफिट, बेनिफिट नहीं, देखो ये प्रोडक्शन मैनेजर का डिसीजन है कि उन्होंने 45 यूनिट खरीदा, ठीक है। अब कम खरीदेंगे तो खर्चा भी कम ही होगा। तो अब यहाँ पर हमारा कैसे यहाँ पर फेवरेबल है कि एडवर्स, वो हम लोग कैसे समझ सकते हैं।
यहाँ पर मुझे ये तो यूनिट में निकल गया, मुझे रुपीज में निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक रुपीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो स्टैंडर्ड प्राइस या फिर एक्चुअल प्राइस, किसी एक से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, यूसेज का वेरिएंसेस जो होता है वो किसके लिए होता है, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेगा, प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कि अगर यूसेज के लिए कुछ भी वेरी वेरी हो रहा है तो मेरे ऊपर सिर्फ यूसेज का ही बर्डन दो, ठीक है। मतलब मैंने 50 यूनिट बोला था बट खरीदवाया 45 यूनिट, तो उसी का मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दो। मार्केट में प्राइस का अगर हेर फेर हो गया उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, क्योंकि हम उससे वो प्राइस वेरिएंसेस है जो कि परचेज मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे तक रखा जाए, ठीक है। ये जो है प्रोडक्शन मैनेजर का कहना है। तो अगर इसके ऊपर मुझे प्राइस का इंपैक्ट नहीं देना है, मार्केट प्राइस का इंपैक्ट नहीं देना है, क्योंकि मार्केट प्राइस का इंपैक्ट जो है वो परचेज मैनेजर के ऊपर जाना चाहिए, तो मुझे बोलो से ये स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में से फिर कौन सा प्राइस लेना चाहिए। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर नहीं चाहता है कि उसके ऊपर प्राइस का भी इंपैक्ट दिया जाए। अगर हम लोग एक्चुअल प्राइस दे देंगे तो उसके ऊपर प्राइस का भी इंपैक्ट आ जाएगा, मार्केट प्राइस का। तो इनटू ये हो जाएगा 1 रुपीज, ठीक है। तो इनटू 1 तो ये हो जाएगा 5 रुपीज। अब ये मेरा क्या हो गया, फेवरेबल हो गया, क्योंकि कम खरीदा तो कम खर्चा हुआ, तो ये मेरा फेवरेबल हो गया। एक्चुअली मेरा 45 यूनिट में ही काम हो गया होगा, इसीलिए कम खरीदा है। अब ये देखो, फॉर्मूला इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन समझ के याद करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखो पहले समझा, उसी के हिसाब से लिखा, लिखने के बाद तो रटा तो नहीं कि ऐसे लिखा है तो उसके, मैंने ऐसे लिख के ऐसे पुट नहीं करवाया, मैंने पहले ये पूछा फिर उसके बाद ये लिखा, ठीक है। तो ये समझ के याद रखने वाला चीज है, रटोगे तो फिर एग्जाम टाइम में तो भूल जाएंगे ना हम लोग। तो अब ये वाला देखो, इसका जो है हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। मेरा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है 14 फेवरेबल, ठीक है। अब ये दो वजह से वेरी करता है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस और मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। तो प्राइस वेरिएंस मेरा कितना आया, 9 रुपीज फेवरेबल, और जो ये है यूसेज ये आया 5 रुपीज फेवरेबल। अब ये दोनों का एडिशन जो है ये होगा, तो 9 फेवरेबल और 5 फेवरेबल दोनों ही फेवरेबल है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 14 फेवरेबल आएगा। तो इसका मतलब मेरा ये डेटा बिल्कुल सही हुआ है, मतलब जो आंसर आया है वो सही हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद इलास्ट्रेशन 2 कर सकते हैं। देखते हैं, मेरे हिसाब से ये, हाँ ये भी मेटेरियल का है, लेकिन इसको समझने के पहले एक पॉइंट बता देते हैं। जैसे देखो, हम लोग प्लान जो करते हैं और एक्चुअली में जो होता है वो डिफरेंस होता है, अभी मैंने बोला, ठीक है। ये रियल लाइफ में भी तुम लोग देख सकते हो कि सोचते जो है वो हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत कम सिचुएशन है कि जो हम लोग सोचते हैं वो हो, ठीक है। अब जब प्लान करते हैं तो उसमें प्लानिंग के हिसाब से हम लोग अपना बजटेड कॉस्ट जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। बजटेड कॉस्ट जो सेट होता है वो होता है बजटेड आउटपुट के हिसाब से, ठीक है। बजटेड आउटपुट के हिसाब से, जैसे अगर अभी हम बोले इस क्वेश्चन में मेरा बजटेड, यहाँ देखो वैसे आउटपुट बोला नहीं, यहाँ सिर्फ इनपुट ही बोला है कि हमें 50 यूनिट रॉ मटेरियल खरीदना है। अब 50 यूनिट रॉ मटेरियल से कितना यूनिट फिनिश गुड्स बनेगा वो बोला नहीं है, ठीक है। तो जो भी हो, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतना, मान लो 100 यूनिट हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनाएंगे, उसके लिए हमारा कितना खर्चा होगा, उसके लिए हम लोग एक बजट बना रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में एक्चुअल कॉस्ट आएगा, ठीक है। जब हम लोग ये चीज रियलिटी में परफॉर्म करने जाएंगे, जब प्रोडक्शन का काम शुरू होगा, रियलिटी में परफॉर्म करने जाएंगे, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट भी हमें दिखेगा। जैसे बजटेड कॉस्ट जो हम लोग जस्ट बोल सकते हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, पेन पेपर में लिख रहे हैं, या जैसे भी उसे दिमाग में ला रहे हैं कि भाई इतना इतना बनाएंगे तो इतना इतना खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो वो जो खर्चा सोच रहे हैं वो बजटेड कॉस्ट, और जितना बनाने का सोच रहे हैं वो बजटेड आउटपुट। तो बजटेड आउटपुट में जो खर्चा निकल के आएगा वो बजटेड कॉस्ट है, और एक्चुअल आउटपुट में जो खर्चा निकल के आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट है, एट एक्चुअल आउटपुट।
ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा एक्चुअल कॉस्ट आएगा, और बजटेड आउटपुट के हिसाब से हमारा बजटेड कॉस्ट आया हुआ है। ठीक है। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मैंने मान लो बजटेड आउटपुट सोचा था 100 यूनिट और एक्चुअल आउटपुट भी मेरा 100 हुआ, तब तो अच्छा बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मैंने 100 सोचा तो 100 ही हो। मान लो मैंने प्रोड्यूस कर लिया 90 यूनिट, या फिर मैंने प्रोड्यूस कर लिया 110 यूनिट, एक्चुअली में कुछ अलग हो ही सकता है। ठीक है। तो अगर ये एक्चुअली में अलग हो जाए, ठीक है, तो फिर मेरा कंपैरिजन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? देखो, जैसे कि मान लो हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो हम लोगों ने सोचा था कि 5 यूनिट हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे जिसमें मेरा 10 रुपए का खर्चा होगा। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में मैंने बना लिया 10 यूनिट फिनिश गुड्स और जिसको बनाने में 30 रुपीज का खर्चा आया। ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली इसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कोई पूछे कि बोलो कॉस्ट कितना वैरी हुआ, तो हम बोलेंगे मैंने 10 रुपए खर्चा सोचा था बट मेरा 30 रुपीज का खर्चा हो गया, तो मेरा 20 रुपीज एडवर्स हो गया। क्या ये बोलना सही होगा या गलत होगा? और गलत हुआ तो क्यों होगा गलत? मैम यूनिट वैरी करेगा ना। हम्म, सही है। हम अपने 5 यूनिट के खर्चे के साथ थोड़ी ना 10 यूनिट के खर्चे का कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हम लोग कंपेयर ना करें? करेंगे ना, क्यों नहीं करें? हम लोग इसको 1 यूनिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये देखें कि 5 यूनिट मैंने 10 रुपीज सोच रखा था, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 यूनिट मैंने 2 रुपीज सोच रखा था, तो फिर 10 यूनिट पे मेरा कितना खर्चा होना चाहिए था? इसके हिसाब से मेरा 10 यूनिट का खर्चा कितना होना चाहिए था? मैंने सोचा था 5 यूनिट का 10 रुपीज खर्चा होगा, तो पर यूनिट 2 रुपीज करके, 2 पर यूनिट करके फिर इस गुड्स बनाने का खर्चा। तो फिर 10 यूनिट का कितना होना चाहिए? @2 करके 20 होना चाहिए। अब हम लोग इसमें डिफरेंसेस देखेंगे कि 10 रुपीज का हो रहा है, ये सही होगा। तो ये जो मैंने चेंज किया ना यहाँ पर, ये जो 2 निकाला, ये जो मैंने चेंज किया, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जब हमारा बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं होता है, तब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है। ये निकालना पड़ेगा, मतलब वही जो मैंने कंपेरेबल सिचुएशन बनाए वही करना पड़ेगा। तो कंपेरेबल सिचुएशन क्या होगा कि अगर हम लोग 10 यूनिट का बजट बनाते, ठीक है, क्योंकि 10 यूनिट एक्चुअली तो कंपेयर करना है, तो बजट के हिसाब से 10 यूनिट का खर्चा कितना आना चाहिए था? वही 20 रुपीज आना चाहिए था। अब कंपेरेबल है, हर तरीके से कंपेरेबल है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। इस तरीके से हमें निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा अगर कंपेरेबल हालत में नहीं है। तो जैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमें कुछ आउटपुट बोला ही नहीं था। ठीक है। हम लोगों ने 50 यूनिट सिर्फ रॉ मटेरियल बोला था, इनपुट आउटपुट का कुछ जगह दिया ही नहीं था। ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना नहीं पड़ा। लेकिन अगर ऐसा दे तो हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कि अभी इलास्ट्रेशन 2 में हम लोग देखेंगे कि हमें चेंज करना पड़ेगा। और बजट हम लोग का कब बनता है? बजट हम लोग का प्लानिंग का फर्स्ट डे से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, जब से प्लानिंग चल रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड कब बनाते हैं? लास्ट डे में बनाते हैं। क्यों? पहले एक्चुअली जो होगा उसके हिसाब से जब कंपेरेबल नहीं बनेगा, देन हमें स्टैंडर्ड जो है सोचना पड़ता है। तो ये लास्ट डे में स्टैंडर्ड हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 2 कर सकते हैं। अभी जो मैंने समझाया उसी का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में मुझे करना है। तो यहाँ पर 3 वेरिएंसेस निकालने के लिए डायरेक्टली बता ही दिया इन्होंने, मेटेरियल यूसेज, प्राइस और कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या है, देखो बोल रहा है कि एनएक्सी मैन्युफैक्चर कंसर्न्स फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने ये इंफॉर्मेशन दिया है, देखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। तो देखो एक्चुअली आउटपुट इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है? 2,10,000 kg। मेटेरियल कितना यूज किया है? 2,80,000 kg। और 2,80,000 kg मेटेरियल परचेज करने के लिए 2,52,000 रुपीज का इनका खर्चा आया है।
अब ये हो गया, एक्चुअली में ये हुआ है, तो रियलिटी में ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड यहाँ पर बोल रखा है। अब स्टैंडर्ड कैसे बोल रखा है? स्टैंडर्ड बोला है कि मेटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट 100 kg, प्राइस ऑफ मेटेरियल ₹1 पर kg, बस इतना बोल रखा है। तो इन्होंने 1 रुपए करके मेटेरियल मिलेगा मार्केट में, ऐसा सोच के अपना स्टैंडर्ड सेट किया था कि मेटेरियल पर किलो ₹1 करके मिल जाएगा, ठीक है। और मेटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट 100 kg, इसका मतलब कितना मेटेरियल पे कितना फिनिश गुड्स बनेगा? कितने मेटेरियल पे कितना फिनिश गुड्स बनेगा? फर्स्ट लाइन में जो बोला हुआ है उससे तो वही पता चल रहा है ना, बोलो। 100 কেজি থেকে 70 কেজি। হ্যাঁ মানে কোনটা ইনপুট কোনটা আউটপুট? 100 কেজি আউট ইনপুট। আরেকবার বলো, আরেকবার, আওয়াজটা কেটে গেল। 100 কেজি ইনপুট থেকে 70 কেজি ফিনিশ প্রোডাক্টস পাবে। मैंने आउटपुट, चलो सही है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? देखो, हम यहाँ पर पहले एक सिंपल ड्रॉ करते हैं जिससे तुम लोग को विजुअलाइज हो जाएगा। ये देखो, मान लो ये प्रोसेसिंग का जगह है, तो देखो यहाँ पर 100 kg इनपुट देंगे, ऐसा सोचा है। स्टैंडर्ड मतलब सोचा है ना, मतलब प्लानिंग का हिस्सा है, बट लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, हम समझाते हैं। देखो, तो फिर हमें फिनिश गुड्स मिलेगा 70 kg, इसको हम लोग बोल देंगे अपना आउटपुट, ऐसा हम लोगों ने सोचा है। अब रियलिटी में क्या हुआ है? रियलिटी में हम लोगों ने, ये स्टैंडर्ड है, रियलिटी में हम लोगों ने क्या किया है, इसके नीचे ही कर लेते हैं। रियलिटी में हम लोग का इनपुट आउटपुट कितना है? आउटपुट है 2,10,000 kg। तो आउटपुट का मतलब ही फिनिश गुड्स होता है, ठीक है। और इनपुट है हम लोग का, मेटेरियल यूज्ड हुआ है 2,80,000 kg। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोगों का ये स्टैंडर्ड, ये तो क्वेश्चन ही बोल रखा है, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, ये सब ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, हम लोगों ने ऐसा सोचा था, बट एक्चुअली में हम लोगों ने ये किया। अब इसके साथ ये डायरेक्टली कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हैं कि मेरा कितना खर्चा आना चाहिए था, कितना खर्चा है। अब मैंने अगर 100 kg इनपुट खरीदा है, वो भी ₹1 पर kg करके, तो मेरा खर्चा कितना आया एट द रेट ऑफ 1 करके? मेरा ₹100 का खर्चा। अब क्या हम ₹100 के खर्चे के साथ 2,80,000 kg खरीदने का जो खर्चा आया है वो हम लोग का यहाँ पर गिवन है, ये आया है ₹2,52,000। क्या ये कंपेयर करके हम बता दें, मैंने सोचा था ₹100 का खर्चा होगा, मेरा 2,52,000 का खर्चा होगा? ये तो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। क्यों कंपेरेबल नहीं है? क्योंकि ये मेरा 70 kg आउटपुट का खर्चा है और ये 2,10,000 kg आउटपुट का खर्चा है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो मुझे कंपेरेबल करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब तुम लोग बोलोगे कि ये तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, वो देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, लेकिन एक्चुअली जो चीज है वो मैंने बताया कि इसको एक्चुअली बजट बोलना चाहिए, ठीक है। फिर भी स्टैंडर्ड बोला है, कोई बात नहीं। हम लोग अपना जो है एक्चुअल के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये स्टैंडर्ड था, इस स्टैंडर्ड को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो इसमें मुझे क्या सेट करना चाहिए? तो वही प्रोसेस तो होगा ही, ठीक है।
मेरा आउटपुट भी कितना होना चाहिए, आउटपुट मेरा फिनिश्ड गुड्स जो है, मुझे 2,10,000 kg का ही खर्चा निकालना है, लेकिन किसके हिसाब से, जो मेरा स्टैंडर्ड सेट किया था उसके हिसाब से। तो स्टैंडर्ड में मैंने बोला था कि 70 kg आउटपुट पाने के लिए 100 kg रॉ मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि इतना आउटपुट पाने के लिए मेरा कितना इनपुट होना चाहिए। तो बोलो मेरा इनपुट रिक्वायरमेंट कितना होगा मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से। वैसे एक्चुअली तो 2,80,000 kg लगा, बट अगर हम लोग अपना स्टैंडर्ड देखें तो कितना लगना चाहिए था। 70 kg के लिए अगर 100 kg इनपुट लगता है तो 2,10,000 के लिए कितना लगेगा। नहीं समझ में आया। 2,10,000 के लिए एक्चुअली तो 2,80,000 kg लगा है, बट मुझे तो कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। आप कंपेयर कैसे करेंगे, क्या सोचा था क्या हुआ, तो ये तो एक्चुअली हुआ, इसको तो कुछ बदलना है नहीं। लेकिन अगर ये जो रियलिटी में जो हुआ वही अगर मेरा स्टैंडर्ड होता तो मेरा कितना रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता। तो मेरा स्टैंडर्ड तो बोल रहा है 70 kg आउटपुट पाने के लिए 100 kg का रॉ मटेरियल चाहिए। तो 2,10,000 kg आउटपुट पाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल सको। 3 लाख। 3 लाख सही है। ये देखो 70 kg के लिए चाहिए 100 kg, तो 1 kg के लिए चाहिए 100/70। ये मेरा है आउटपुट, ये मेरा है इनपुट। तो अगर मुझे 2,10,000 kg का आउटपुट चाहिए तो मुझे 3 लाख का इनपुट चाहिए। ठीक है, तो मुझे इनपुट कितना चाहिए, 3 लाख। ये क्या आ गया, 3 लाख kg। ठीक है, और मेरा खर्चा फिर कितना होता। तो इसका मतलब अगर हम अपना स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए अगर हम अपना स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड में तो मैंने सोच रखा था मुझे रॉ मटेरियल 1 रुपए करके मिलेगा, तो @1 करके अगर मिलता तो मेरा कितना खर्चा होता, 3 लाख। तो मेरा 3 लाख खर्चा होना चाहिए था वैसे स्टैंडर्ड के हिसाब से, जबकि खर्चा हुआ है 2,52,000। ठीक है, अब इसका भी हम लोग टेबल देखो, टेबल हर जगह बना बना के ही करना है हमें। ये जो टेबल है इस तरीके से, टेबल धीरे धीरे बढ़ जाएगा जैसे जैसे वेरिएंसेस हमारा बढ़ेगा। तो टेबल में हम लोग क्या क्या, एक साइड स्टैंडर्ड वाला टेबल होगा, एक साइड एक्चुअल वाला टेबल होगा। तो स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, और एक्चुअल में भी यही तीन चीज आएगा, एक हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 2,10,000 kg। उसके लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मतलब क्वांटिटी चाहिए, मतलब कितना रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसका आंसर है 3 लाख। अब 3 लाख यहाँ पर कैसे आया वो हम लिख देते हैं, मतलब सोल्यूशन में यहाँ पर 100/70 इंटू 2,10,000। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 3 लाख kg। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस है मेरा @1 करके, स्टैंडर्ड कॉस्ट फिर कितना हो जाएगा, 3 लाख। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट का कितना है, 2,80,000। और एक्चुअल प्राइस, यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट हमें पता है 2,52,000। तो प्राइस हम लोग निकाल लेंगे, रिवर्स करके निकालना जरूरी है ना, नहीं तो प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें बोला है प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए। अगर नहीं बोलता तो फिर नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। तो बोलो अगर 2,80,000 kg को परचेस करने के लिए 2,50,000 का खर्चा करना पड़ा, 52,000 का, तो फिर प्राइस कितना हो जाएगा, 0.9। 0.9। डिवाइड करोगे तो ही पता चल जाएगा, मतलब सिंपल, 2,52,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो बोलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा, पहले कितना आएगा सोच लो, फिर फॉर्मूला भी लिख लेना, बोलो कितना आएगा।
सोचा था 3 लाख का खर्चा होगा बट हुआ 2,52,000, तो कितना वेरिएंस हो गया? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, फेवरेबल कि एडवर्स, और कितना? 48,000 फेवरेबल। 48,000 फेवरेबल। तो कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 3 लाख माइनस 2,52,000, 48,000 फेवरेबल। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो बोलो प्राइस में क्या चेंजेस हुआ और फेवरेबल हुआ कि एडवर्स हुआ? 1 रुपए का चीज 90 पैसे में मिला, 0.1 फेवरेबल। 10 पैसे का बेनिफिट है। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अब ये जो हमारा बेनिफिट हुआ, ये मार्केट से जो खरीदा उतने पे हुआ टोटल बेनिफिट, ठीक है। तो मार्केट से हम लोगों ने कितना खरीदा? 2,80,000 केजी। तो 2,80,000 केजी खरीदा, उस पे बेनिफिट हुआ, तो इसका मतलब इनटू क्या होगा? हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर 28,000 आंसर आ जाएगा। ये भी मेरा फेवरेबल है क्योंकि मेरा खर्चा कम हुआ। और मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड यूसेज वेरिएंस पहले समझ लो क्या होगा। हम लोगों ने सोचा था 3 लाख किलो यूज करेंगे बट हम लोगों ने 2,80,000 में ही काम कंप्लीट कर लिया, तो अच्छा बात है। अगर 3 लाख किलो के जगह 2,80,000 से काम बन गया तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट है, फेवरेबल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये बात याद रखो कि परचेज जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो बोलेगा मेरे ऊपर मार्केट प्राइस का इम्पैक्ट मत दो, ऑलरेडी मेरे ऊपर क्वांटिटी का इम्पैक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड प्राइस है 1 रुपीज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 20,000 फेवरेबल, ठीक है। और ये दोनों को अगर ऐड कर लोगे 20 और 28, तो मेरा 48,000 फेवरेबल आ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया मेरा इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इलास्ट्रेशन 3 करेंगे जिसमें हमारा मिक्स वेरिएंसेस का पॉइंट आएगा। इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पर बोल भी दिया है कॉस्ट प्राइस यूसेज। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यूसेज बोला है बट हम तुम लोग को मिक्स वाला भी कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो इलास्ट्रेशन 3, सबसे पहला बात है मिक्स वेरिएंसेस आता कब है, ठीक है। अभी तक तो कॉस्ट प्राइस और यूसेज हम लोगों ने काफी बार पढ़ लिया। मिक्स वेरिएंसेस कब आएगा? मिक्स का मतलब है जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल का यूज होगा, मतलब कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, मोर देन वन यूज हो रहा है, तभी मिक्स का बात आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो ये मिक्स वेरी कब कर सकता है? जैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग रॉ मटेरियल ए बी यूज करेंगे एग्जाम्पल, और उसका रेशियो होगा 1:1, मतलब 50% ए 50% बी। बट हम लोगों ने जब रियलिटी में मतलब एक्चुअली जब मिक्स किया तो उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, 50-50% नहीं करके मान लो 60-40 कर दिया, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने मिक्स सोचा था और जो एक्चुअली में मिक्स हम लोगों ने किया उसमें जो चेंजेस हो गया उसके वजह से जो हमारा वेरिएंसेस दिखेगा, क्योंकि मान लो 50-50% करते तो ए 50% का खर्चा कितना होता, बी का 50% का खर्चा कितना होता। तो क्वांटिटी में भी चेंजेस हो रहा है क्योंकि हम लोग 50-50% ले रहे थे, 60-40 कर रहे हैं, तो क्वांटिटी चेंज एंड जो है प्राइस भी चेंज हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि मान लो 50-50 लेते तो उसका प्राइस अलग आ सकता है, 60-40 करेंगे तो अलग आ सकता है। तो इस वजह से भी जो है वेरिएंसेस दिख सकता है। तो मिक्स वेरिएंस ओनली तभी ऑकर करेगा जब मोर देन वन मटेरियल होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में हम लोग मिक्स वेरिएंस चाहे तो निकाल सकते हैं, वैसे बोला नहीं बट हम लोग निकालेंगे। बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। तो एक केमिकल मिक्सचर बन रहा है, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे लगेगा? बोल रहा है मेटेरियल दो तरीके का यूज होगा, ए और बी। ए मेटेरियल 40% यूज करेंगे, बी मेटेरियल 60% यूज करेगा ये लोग, ठीक है। तो 20 पर केजी और 30 पर केजी करके ये मार्केट में मिल जाएगा, ऐसा इनका सोचना है, ठीक है। अब देखो कहीं बजट नहीं लिखा है, हर जगह स्टैंडर्ड ही लिख रखा है। अब बोल रहा है स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन होगा, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल लॉस तो होता ही, तो यहाँ पर भी बोल रहा है स्टैंडर्ड लॉस इसीलिए बोला
है, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्होंने सोच रखा है कि हम लोग अगर 100 इनपुट देंगे तो हमें 90 आउटपुट मिलेगा, 10% लॉस का यही मतलब होता है, और लॉस हमेशा इनपुट पे होगा, वैसे बोल भी रखा है ऑफ इनपुट, ठीक है। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर पीरियड शोड द फॉलोइंग यूसेज। तो कॉस्ट रिकॉर्ड जो है बोल रखा है कि 90 केजी मटेरियल ए खरीदा गया है एक्चुअली, और जो मार्केट में मिला है 18 रुपीज करके, और नेक्स्ट बोल रखा है 110 केजी मटेरियल बी लिया गया है जो कि मार्केट में 34 पर केजी करके मिला है। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज 182 केजी ऑफ गुड प्रोडक्ट। अच्छा, गुड प्रोडक्ट का मतलब है कि लॉस वॉस हटा के, मतलब जो हमारा आउटपुट आया लॉस को अगर हम लोग हटा देते हैं तो 182 केजी हम लोगों के पास क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये केमिकल प्रोड्यूस हुआ, या फिर बोल सकते हैं 182 एक्चुअली मेरा क्या है, फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। अब ये केमिकल है, नाम पता है, फिर भी मैंने ये फिनिश्ड गुड्स लिख दिया, और ये इस फिनिश गुड्स को 182 केजी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ये मेरा कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट है, ठीक है। अब मुझे बोला है ये सब वेरिएंसेस को निकाल के देने के लिए, तो क्या यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर आउटपुट जो है 182 केजी के हिसाब से खर्चे बताए गए हैं, क्या क्या। देखो खर्चा लिखा नहीं, खर्चा चाहो तो अभी निकाल लो, 19 to 18 करके इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके खर्चा पता चल जाएगा। तो 182 केजी का मुझे यहाँ पर एक्चुअल डेटा दिया है, बट मेरा जो स्टैंडर्ड था वो तो मैंने 182 केजी के हिसाब से नहीं बनाया था, तो मुझे क्या करना है, कंपेयर करने के लिए उस हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करके चेंज होगा। एक्चुअल आउटपुट वन एटी टू केजी। और हम लोग को निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा क्योंकि कंपेरेबल सिचुएशन में हम लोग नहीं है, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड हमारा क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग 40-60% मटेरियल, मतलब अगर 100% मटेरियल दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? मेरा स्टैंडर्ड क्या बता रखा है बोल सकते हो? स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड बोल रहा है कि अगर हम 40% एंड 60% ए भी यूज करें तो फिर मुझे 10% लॉस होगा, उसके बाद मुझे फिनिश गुड्स मिलेगा। तो मुझे कितना फिनिश गुड्स मिलेगा? हम यहाँ पर दो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक ए एक बी। ए यूज करेंगे 40%, बी यूज करेंगे 60%, और मुझे आउटपुट कितना मिलेगा अगर मेरा इस प्रोसेसिंग में 10% का लॉस है तो? बोलो। ये नहीं बोल सकोगे, 40% 100% इनपुट दे रहा है तो टोटल 100%, 40-60, 10% अगर लॉस हुआ तो कितना आउटपुट मिलेगा? 90। 90, हाँ। तो 90 मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो 90 आउटपुट के लिए मुझे कितना इनपुट देना पड़ रहा है? 100, ठीक है। तो अगर मुझे 182 केजी आउटपुट पाना है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे कितना इनपुट देना चाहिए था? तभी तो कंपेरेबल होगा ना। तो बोलो, वही तो होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। मतलब देखो, इनपुट इधर लिख दिया, आउटपुट। तो मेरा स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि अगर 100 इनपुट दोगे तो 90 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मैंने कितना आउटपुट कर रखा है? 182।
तो अगर 182 केजी एक्चुअली में आउटपुट मुझे पाना है, मतलब मैंने तो प्रोड्यूस किया है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे कितना इनपुट देना चाहिए था? 202. 202.22। तो ये देखो 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 182। ठीक है, 100 के लिए 90 आउटपुट के लिए अगर 100, तो 1 के लिए 100 बाई 90, 182 के लिए हो जाएगा 202.22 ऐसे आ रहा है। और भी आ जाएगा 202.22 समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो मैंने ये दो दो लिया है। तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। मतलब अगर मैंने जो सोच रखा था उसके हिसाब से अगर चले तो 182 आउटपुट के लिए 202.22 केजी मुझे इनपुट चाहिए। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अपना कॉलम बनाते हैं। वही वही सब कॉलम बनाएंगे। एक हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये कॉलम का पैटर्न जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड प्राइस, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट। सेम तरीके से एक्चुअल का भी, तो एक्चुअल का एक्चुअल क्वांटिटी, उसका एक्चुअल प्राइस और इसके हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ए बी दोनों का है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने तो टोटल में इनपुट निकाला है 202.22 केजी। तो मुझे बोलो कि ए और बी कितना होना चाहिए? टोटल में 202.22 केजी मुझे इनपुट देना पड़ेगा अगर मुझे 182 आउटपुट चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरा बजट या स्टैंडर्ड। तो मेरा स्टैंडर्ड तो बोल रखा है 40-60% रेशियो में ए बी को मिक्सड अप करना चाहिए। तो 202.22 केजी इनपुट को 40-60% में मिक्स करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, वही लिखना पड़ेगा। बोलो कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? मैम 120 और 80। 121 आएगा। 80 121.3। पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तब 2 कवर होगा ना। आई थिंक 80.89 आना, 89 আসছে ना। हाँ मैम। और 121.33। 332 मैम। तो 33 ले रहे हैं ताकि ये कवर हो जाए। स्टैंडर्ड प्राइस वो तो क्वेश्चन बताएगा 20 और 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और 30। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट कितना होना चाहिए? 20, और ये मल्टीप्लाई करो 80.89 इंटू 20 कितना आएगा? 1617.8। 1617.8 आ रहा है शायद, देखो तो। और दूसरा 121.33 इंटू 30, 3639.9। 3639.9। अब दोनों का टोटल करने से 5257.7। अच्छा अब एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी है 90 और 110, तो ये 90 ए लिया गया है, 110 बी लिया गया है, तो टोटल कितना यूज हुआ है? 200। ठीक है, अब एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन बताएगा 18 और 34। 18-34 के हिसाब से कितना होगा? 18 इंटू 9, 1620. 1620, और ये वाला 3740। 3740, 5360। ठीक है, ये आ गया। अच्छा
अगर देखा जाए वैसे तो मेरा टेबल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मुझे निकालना है कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज, बट हम मिक्स भी दिखाएंगे। तो इसमें जब मेरा मोर देन वन मटेरियल है तो मुझे कैसे लिखना पड़ता है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ए और बी दोनों का हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ए का कॉस्ट, तो ए का कॉस्ट लगा है 1600। अब हम यहाँ पर ऊपर ऐसे डायरेक्ट लिख देते, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 1617.8। ये सोचा था बट खर्चा हुआ 1620। ठीक है, तो मेरा खर्चा ज्यादा हो गया तो एडवर्स होगा, दिख रहा है 1617 और ये 1620। अब कितना हो रहा है वो बता दो कैलकुलेट करके। मैम 2.2 एडवर्स। 2.2 एडवर्स हो रहा है। 3639.9 रुपीज का खर्चा होगा मैंने सोचा था, बट हुआ है 3740, तो ज्यादा हो गया। तो एडवर्स हो रहा है। अब कितना ज्यादा हो रहा है वो कैलकुलेट करके बताओ। मैम 100.1। तो 100.1। 100.1। अब ये दोनों एडवर्स मिला के टोटल एडवर्स 102.3। ठीक है, टोटल एडवर्स हो गया 102.3। तो हमें टोटल में भी निकालना पड़ेगा और इंडिविजुअली भी निकालना पड़ेगा जब मोर देन वन मटेरियल है। वैसे 102.3 जो टोटल में आया वो अगर इसके साथ इसका डिफरेंस निकालोगे तो भी आ जाएगा, मतलब 5360 और 5257 ये भी निकालोगे तो भी इसमें आ जाएगा, वो पॉइंट का यूज करोगे तो। ठीक है, लेकिन हम लोग को दोनों तरीके से निकाल के दिखाना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मैंने समझा दिया है, अब हम जस्ट ऐसे लिखेंगे, तुम लोग को समझ के लिखना है। दोनों प्राइस का डिफरेंस, तो 20 सोचा था 18 हो गया, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब जो खरीदा एक्चुअल क्वांटिटी खरीदा। ठीक है, तो अब ए, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 20 जबकि हमें मार्केट में 18 करके मिला, और बी के केस में स्टैंडर्ड प्राइस है 30 जबकि मार्केट में हमें 34 करके मिला, और हम लोगों ने खरीदा कितना, तो ए खरीदा 90 kg और बी खरीदा 110 kg। ठीक है, अब ये तो मुझे दिख रहा है फेवरेबल होगा, कम में मिल गया, ये मेरा एडवर्स होगा। अब कितना हो रहा है, 20 माइनस 18, 2 रुपए का बेनिफिट है, और ये बेनिफिट पूरे 90 kg पे हमें 180 रुपीज का हुआ। और 4 रुपीज का लॉस है, 440, ये हम ओरली कर सकते हैं, 440 एडवर्स। तो फेवरेबल और एडवर्स ये नेट करने से क्या आएगा, जो डेटा बड़ा है जैसे प्लस माइनस करते हो, तो क्योंकि 440 बड़ा है तो इसका आंसर एडवर्स में आएगा। तो एडवर्स में कितना आ जा रहा है माइनस करने से, 260। 260। अच्छा, अब मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना सोचा था यूज करेंगे और कितना किया, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इस पे हमें स्टैंडर्ड प्राइस का इम्पैक्ट लगाना होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 80.89, जबकि एक्चुअली में हम लोगों ने 90 kg खरीदा है, और यहाँ पर है स्टैंडर्ड 121.33, जबकि एक्चुअली में हम लोगों ने 110 kg खरीदा है इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हम लोग का 2030 है। ठीक है, अब ये चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है, 80.89 माइनस 90, मतलब ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 80। 182.2। अच्छा, 182.2। ठीक है, मेरा आ गया एडवर्स, क्योंकि मुझे ज्यादा खरीदना पड़ा, जबकि स्टैंडर्ड मुझे बोल रहा था इतना बनाने के लिए इतना खरीदने से ही हो जाएगा, और ये वाला मेरा फेवरेबल हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड से मुझे कम खरीद के बी उसमें काम बन गया। तो कितना होगा ये वाला, 339.9। 339.9, और टोटल करने से 522.1।
P39 522.1 522 কিন্তু এখানে তো আচ্ছা এটা তো অ্যাডভার্স আর ফেভারেবল দুটো আছে, অ্যাড হবে না? একটা ऐड अच्छा একটা लेस अच्छा आंसर फेवरेबल आएगा, फेवरेबल डेटा बड़ा है तो ये माइनस होगा ना। 7 आ रहा है इधर 157.7 157.7, हाँ ये सही है। अब 157.7 और 260 ये दोनों को एडजस्ट करने से 102.3 आना चाहिए, देख लो आ रहा होगा। 157.7 एक फेवरेबल है एक एडवर्स है, तो ओवरऑल मेरा आंसर एडवर्स में आना चाहिए, तो पॉइंट ये देखो 102 ही आ रहा है, 102.3 एडवर्स, ठीक है। लेकिन इसमें और दो वेरिएंसेस हम करके बताएंगे, ठीक है, जो कि इसमें दिया नहीं है करने के लिए, बट हम बता रहे हैं, जैसे कि मेटेरियल मिक्स वेरिएंस भी बताएंगे कैसे करके कैलकुलेट होगा, ए और बी, और मेटेरियल इल्ड वेरिएंस भी बताएंगे। इल्ड यहाँ नीचे हो जाएगा, मेटेरियल इल्ड वेरिएंस ये भी बताएंगे, ए और बी। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहीं पर हो जाएगा मेटेरियल इल्ड वेरिएंस ए बी, ये दोनों निकालेंगे। लेकिन उसको निकालने के पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे करके ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। तो ये मैंने यहाँ लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर लिख दिया एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जब एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं तो हमें क्या वेरिएंस मिलता है, बोलो। क्वांटिटी का डिफरेंसेस चेक कर रहे हैं तो मुझे क्या वेरिएंस मिलेगा, वेरिएंस क्या क्या है, मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल प्राइस, मेटेरियल यूसेज है, मेटेरियल मिक्स तो अभी सिखाया नहीं, वो सिखाने वाले, तो ये तीनों जो सिखा है उसी में से एक होगा। तो क्वांटिटी का डिफरेंसेस अगर देखेंगे तो क्या वेरिएंस पता चलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस से क्या वेरिएंस निकलेगा, क्वांटिटी, तो बोलो क्या वेरिएंस निकलेगा, कॉस्ट, यूसेज, प्राइस। यूसेज। यूसेज, तो यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है, जब हम लोग ये दोनों का वेरिएंसेस निकालें। अच्छा, अब अगर हमारा मोर देन वन मेटेरियल है, ठीक है, और हम लोगों ने अपना मिक्स जो है रेशियो उसको चेंज कर दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बताते हैं क्यों, एक बार लिखो, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब RSQ, ये हमें निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस निकालेंगे, RSQ को ऊपर लिखते हैं तो ये ट्राइंगल सही बन जाए, और ऐसा ऐसा ये ट्रायंगल ये ड्रॉ को याद रखोगे तो फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये है कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स में जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये देख लो, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल, ये हम लोगों ने कैसे मिक्स किया, 40:60 में, मतलब 40% 60% में किया ना, ठीक है। तो वही चीज लिखा है मैंने जस्ट कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम लोग निकालते हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है स्टैंडर्ड मिक्स में मिक्सअप मिक्स्ड होने वाला टोटल क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक्चुअल मिक्स में मिक्स होने वाला टोटल इनपुट क्वांटिटी। ये देखो टोटल इनपुट 200 है रियलिटी में, जिसको 9:11 में मिक्स किया गया है, देखो ये, लेकिन स्टैंडर्ड रेशियो से अलग हो चुका है, मतलब वेरिएंस जरूर आएगा, वेरी जरूर करेगा। ये रेशियो 9:11 बन चुका है, जबकि ये रेशियो
40:60 पे सोचा गया था। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से समझो क्योंकि यही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक का समझ में आ जाएगा तो लेबर वेबर सभी का समझ में आ जाएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। ठीक है, एक्चुअल मिक्स जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो 9:11 उसमें हम लोगों ने 200 यूनिट को एक्चुअली में मिक्स किया है, जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 40:60 में हमें 202.22 को मिक्स करना है, मतलब मिक्स करना चाहिए था, बट हमारा एक्चुअली में वो हुआ नहीं जो हम लोगों ने सोचा था। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिर क्या हो गया? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है, मतलब मेरे इस क्वेश्चन में 200 यूनिट, इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स में मिक्स करते तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, दैट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमें रिवाइज्ड करना है, और इसमें रिवाइज्ड क्या करना है? एक्चुअल क्वांटिटी को मुझे स्टैंडर्ड मिक्स में मिक्सड अप करना है, जिसको बोला जाता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम और एक कॉलम बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे RSQ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्चुअल टोटल मिक्स को जो कि है 200 यूनिट, इसको मुझे 40:60 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि मैंने अभी तुम लोग को लिख के दिखाया है। तो 40:60 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना आ जाता है 200 को, मतलब 40% 60% कर दो ना तो भी हो जाएगा 80 और 80 और 120। ठीक है, ये आ गया। अब वेरिएंसेस कैसे निकलेगा वो भी समझ लो। जैसे कि देखो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग कंपेयर करने जाए, जैसे कि ये इसके साथ इसका कंपेयर करें, जैसे एरो लगा हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पर क्या है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये भी स्टैंडर्ड मिक्स है, स्टैंडर्ड मिक्स है, तो जो चीज सेम है वो तो वेरी नहीं करेगा। तो स्टैंडर्ड मिक्स मतलब मिक्स वेरी नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो एरो लग रहा है ना, ये जो एरो, इससे हमें इसका मतलब मिक्स वेरिएंसेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे हमें कुछ और मिलेगा। अच्छा, पहले ना मुझे ये साइड वाला बताना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा, पहले ये साइड वाला। ठीक है, वो मतलब जस्ट कुछ नहीं समझने के लिए, चाहे कोई भी बताओ, बट मुझे लगता है पहले इधर वाला बताने से ज्यादा बेटर है। तो यहाँ भी देखो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ भी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये दोनों सेम है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो जो चीज सेम है वो वेरी नहीं करेगा। वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है यहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड मिक्स, यहाँ पर एक्चुअल मिक्स। तो अगर मतलब देखो, मैंने जब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाया तो 200 को मैंने 40:60 में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। एक्चुअली 200 जो है वो 9:11 में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, तो हो गया ना टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, इन जो है एक्चुअल मिक्स। तो मिक्स का चेंजेस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो वेरिएंसेस हमें देखने को मिलेगा, ये दोनों को कंपेयर करके, RSQ और AQ को कंपेयर करके, उसको हम लोग बोलेंगे मेटेरियल। ये जो आएगा ये आ जाएगा मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। अच्छा, तो इसका मतलब मेटेरियल मिक्स वेरिएंस जो निकालेंगे उसमें फिर मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मेरा फॉर्मूला ये दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। ये डायग्राम याद रखोगे तो मतलब समझ के याद रखोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब मुझे कौन सा आगे लिखना चाहिए, कौन सा पीछे लिखना चाहिए, तो मैंने हमेशा बोला है स्टैंडर्ड आगे लिखना चाहिए, तो मेरा हो जाएगा RSQ माइनस AQ। इसका मतलब अब यहाँ पर निकालो ये वाला। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर जो मिक्स वेरिएंस है वो निकालते हैं। तो मिक्स वेरिएंस मेरा क्या आ जाएगा, RSQ माइनस AQ। ठीक है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो A का है 80 और इधर है 90, 80 माइनस 90, और इधर हो जाएगा मेरा 120 और 110। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 120 और 110। अब ये तो सिर्फ क्वांटिटी है, तो मुझे अगर प्राइस में दिखाना है, जो कि मुझे दिखाना ही है प्राइस में सारा डेटा, तो मुझे यहाँ पर क्या प्राइस लेना चाहिए। तो देखो, हमेशा हमें हर जगह पे स्टैंडर्ड प्राइस ही लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही क्वांटिटी का इम्पैक्ट है ना। तो हम लोग मार्केट रेट कहीं पर भी नहीं ले सकते सिवाय एक जगह पे, जो कि है हम लोग का ये वाला, क्या बोलते हैं उसे,
मार्केट रेट देखा जाए तो देखो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। मार्केट रेट यहाँ पर आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में आता है, एक्चुअल मार्केट रेट में आता है, वो तो हम लोग उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। तो हर जगह पे देखो स्टैंडर्ड प्राइस ही आता है, ताकि दो दो इम्पैक्ट एक ही जगह पे ना आ जाए। क्यों, देखो मेरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मेरा इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्वांटिटी की जगह प्राइस का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। उसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे हमेशा यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 20 और 30, तो ये लिख दिया मैंने 20 और ये 30। अब मेरा एडवर्स है कि फेवरेबल कैसे पता करेंगे, देखो 80 यूनिट में काम होना चाहिए था बट मेरा 90 यूनिट में हुआ, तो इसका मतलब मेरे लिए एडवर्स है 10 यूनिट। तो 10 इंटू 20 200, ये मेरा एडवर्स आ जा रहा है। 120 में काम होना चाहिए था जबकि 110 में हुआ, अच्छा बात है 10 यूनिट कम में काम हो गया, तो ये भी मेरा आ गया ये 30 था, ठीक है, तो ये हो गया 300। तो ये मेरा फेवरेबल है, ओवरऑल करके मेरा आंसर आ जाएगा 100 फेवरेबल, ठीक है। तो ये मेरा बन गया मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब फिर से डायग्राम में चल के फिर से डायग्राम को समझेंगे। अब हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें क्या डिफरेंसेस दिखेगा, इसमें जो डिफरेंसेस है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो स्टैंडर्ड मिक्स और ये स्टैंडर्ड मिक्स सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मिक्स सेम है, तो इसके लिए वेरी नहीं हो रहा है। तो वेरी किस लिए हो रहा है, यहाँ पर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियल सब यूसेज। तो देखो, तो क्वांटिटी का डिफरेंस आ गया ना, तो क्वांटिटी का डिफरेंस तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो फिर ये कौन सा क्वांटिटी आ जाएगा, तो देखो अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिखवाया था 3 वेरिएंसेस, जिसमें एक था मटेरियल सब यूसेज। तो यूसेज और सब यूसेज, तो यूसेज तो ऑलरेडी हम लोग निकाल रहे हैं, जिसको क्वांटिटी भी बोल रहे हैं, और ये हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सब यूसेज, क्योंकि ये भी हमें यूसेज का ही डिफरेंस बताता है। तो मटेरियल सब यूसेज, और इसे मेटेरियल यील्ड वेरिएंस भी बोला जाता है, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, जैसे एरो दिया हुआ है उसी तरीके से डिफरेंस निकलेगा, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो एक ही चीज है, यूसेज में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल होता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड प्राइस होगा, हर जगह स्टैंडर्ड प्राइस होगा। अब डेटा लिख लेते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 80.89, यहाँ से देख के लिख रहे हैं, ठीक है, 121.33, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी का कितना कितना आ गया है, 80 और 120। तो यहाँ पर लिख दिया 80, यहाँ पर लिख दिया 120, और स्टैंडर्ड प्राइस है 20 और 30। तो चेक करते हैं ये कितना आ जा रहा है, ये डिफरेंस आ जा रहा है मेरा 0.89 इंटू 20, कितना होगा 0.89 इंटू 20, 17.8। 17.8। अब ये फेवरेबल है कि एडवर्स, मैंने सोचा था 80.89 क्वांटिटी में काम हो जाएगा, बट 80 में ही हो गया, तो और भी अच्छा बात है, फेवरेबल। अच्छा 121.33 सोचा था, बट 120 में ही काम हो गया, मतलब 1.33, ये भी मेरा फेवरेबल है। तो 1.33 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 39.9। 39.9, तो टोटल करने से 57.7 फेवरेबल, ठीक है, 57.7 फेवरेबल। अब देखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दो रीजन, एक है मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। और फिर यूसेज जो है उसका दो रीजन, क्योंकि हम लोगों ने जो यूज किया उसमें मिक्सचर चेंज कर दिया, या फिर सब यूसेज मतलब मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो ये अगर हम लोग, ये मेरा पूरा जो डायग्राम है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तो मेरा कॉस्ट वेरिएंस ये सारा चीज लिख के देखेंगे टोटल करने से मेरा सही आ रहा है कि नहीं। जैसे मिक्स वेरिएंस आया है मेरा 100 फेवरेबल, यील्ड वेरिएंस आया है 57.7 फेवरेबल, तो अब दो फेवरेबल को ऐड करने से 157.7 फेवरेबल होना चाहिए मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो कि आ रहा है। और प्राइस वेरिएंस आया हुआ है 260 एडवर्स, तो ये आ रहा
आया है, आ रखा है 260 एडवर्स, तो 260 एडवर्स और 157.7 फेवरेबल दोनों को अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, आना चाहिए 102.3 एडवर्स। क्या आ रहा है, देखो आंसर तो एडवर्स ही होना चाहिए बिकॉज 260 है, और ये डिफरेंस देख लो 157.7 और 260 का डिफरेंस चेक कर लो। हाँ मैम। है मैम। आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब फॉर्मूला याद रखने का सबसे आसान तरीका है उस डायग्राम को समझ लेना, ठीक है। रटने से अच्छा है कि डायग्राम को समझो, एरो का ध्यान रखो, सारा चीज स्मूथली हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस का ऑब्वियसली जरूरत होता है। तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 3, जिसमें बोला तो नहीं था लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जो भी वो मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा कैलकुलेट कर लिया। अब इलास्ट्रेशन 4 देखो, इलास्ट्रेशन 4 में क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 4 में बोला है कि एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस एन आर्टिकल बाय लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे दो रॉ मटेरियल है तो मिक्स वेरिएंस आ सकता है। अब देखते हैं इन्होंने बोला है कि नहीं निकालने के लिए। इट ऑपरेट्स ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ये लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल का ये स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स किया है कि ए 40% बी 60% यूज करेंगे और प्राइस 4 रुपीज पर किलो 3 रुपीज पर किलो होगा। स्टैंडर्ड लॉस बोल रहा है 15% हो सकता है। ड्यूरिंग अप्रैल द कंपनी प्रोड्यूस्ड, और एक्चुअली कंपनी ने 1700 केजी फिनिश्ड आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो लेकिन कितने क्वांटिटी के लिए बना हुआ है, तो फिर से अगर देखें तो ये टोटल 100 इनपुट इन्होंने बोल रखा है, 15% का लॉस अगर है तो फिर आउटपुट कितना हो रहा है। अभी तो जो किया उसी की तरह ही तो है। अगर 100% इनपुट है, परसेंटेज छोड़ो 40-60 ही मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 100 इनपुट 15% अगर लॉस है तो आउटपुट कितना आएगा, 85%। 85। तो 85 आउटपुट का डेटा है, बट एक्चुअली में 1700 आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। अब पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज ऑफ द फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज अंडर। अप्रैल मंथ का हमें यहाँ पर ए और बी का जो है परचेज बता रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ए बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ए बी, क्योंकि अप्रैल का ओपनिंग अप्रैल का क्लोजिंग। परचेज हुआ था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, इतना ए इतना बी और इतने रुपए का परचेज हुआ, इसका मतलब, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। तो जो ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल है वो कैसे वैल्यू किया गया है, वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस में उसका वैल्यू किया गया है। अब ये ओपनिंग वगैरह दिया हुआ है तो इसमें तो कुछ अलग होगा ही ऑब्वियसली। अब यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग वेरिएंसेस हमें निकालने के लिए, मटेरियल प्राइस, यूसेज, यील्ड, मिक्स और टोटल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब बेसिकली सारा ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, नहीं तो कंपेरेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट है 1700 केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा, तो देखो मेरा 85 केजी आउटपुट निकल के आता है जब हम इनपुट दे रहे हैं 100 किलो। ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन के टेबल को पढ़ के पता चल रहा है। तो एक आउटपुट 1 किलो आउटपुट पाने के लिए इतना इनपुट देना चाहिए, तो 1700 आउटपुट पाने के लिए इतना इनपुट देना चाहिए। ये चीज तुम लोग को हर जगह पे मिलेगा, तो यूनिटरी मेथड ऑब्वियसली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके ये सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे हम लोग। तो बता दो कितना आ रहा है आंसर। 2000। मैम 1 2000। तो 2000 केजी मेरा जो है इनपुट चाहिए, अगर मुझे 1700 केजी आउटपुट चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। एक्चुअली तो मुझे बता ही रखा है। तो यहाँ पर कॉलम बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जो है मिक्स वेरिएंस बोल रखा है। तो ए
बी, थोड़ा दूर दूर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब मुझे 2000 किलो जो है इनपुट यूज करना चाहिए था, ठीक है। 2000 किलो मेरा स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे इनपुट यूज करना है, जो कि कैसे मिक्स्ड होना चाहिए, 40% 60%, जो कि स्टैंडर्ड हमें बोल रखा है, मतलब 40:60 में ये जाना चाहिए। तो 40% 2000 का 40% हो जाएगा 800, और ये 60% हो जाएगा 1200, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्राइस है 4 रुपीज, इसका प्राइस है 3 रुपीज, ये देखो 4 और 3, तो स्टैंडर्ड प्राइस हो गया 3200, और ये हो जाएगा 3600, और टोटल करने से कितना आ जाएगा, 3000 6800, 6800। अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं। अब एक्चुअल कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ तो हमें स्टैंडर्ड भी, सॉरी, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज किया, क्यों नहीं पता चलेगा। मेरे पास 35 किलो स्टार्टिंग में था, ठीक है, मैंने 800 किलो और खरीदा, तो मेरे पास 835 है, बट अभी मेरे पास स्टॉक में सिर्फ 5 किलो पड़ा हुआ है, तो मैंने कितना रॉ मटेरियल यूज कर लिया होगा, 830 kg, ठीक है। सेम तरीके से बी का बताओ, मैंने कितना रॉ मटेरियल यूज किया होगा। मेरे पास 40 kg पहले से था, मैंने 1200 kg बी और खरीदा, तो मेरे पास 1240 kg बी था, जिसमें से अभी सिर्फ 50 kg पड़ा हुआ है, तो मेरे पास मैंने कितना रॉ मटेरियल यूज किया होगा बी, 1190। 1190। बट ऐसे करने से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हमें एक्चुअली कुछ नहीं बोलता है तो फीफो फॉलो करना होता है रॉ मटेरियल के केस में। फीफो इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकल है। देखो, जब हम रॉ मटेरियल यूज करने जाएंगे तो ये मेरे पास फ्रेश पड़ा हुआ है, ये मेरे पास ओल्ड स्टॉक का है, तो ऑब्वियसली ओल्ड स्टॉक का रॉ मटेरियल पहले यूज करना पड़ेगा ना, लॉजिक तो वही बोल रहा है, नहीं तो वो पड़े पड़े खराब होगा। जो पुराना चीज है वो पहले यूज करके खत्म करो। तो इसका मतलब जो इस बार प्रोडक्शन हुआ है उसमें ये 35 किलो पहले यूज हुआ है, ठीक है। और बाकी जो भी यूज हुआ है, तो टोटल तो यूज 830 हुआ है ना, वो तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो इसका मतलब ये 830 में से 35 फुल्ली कंज्यूम हो चुका है, और बाकी जो यूज हुआ है वो हम लोग का कहाँ से यूज हुआ है, वो हम लोग का जो न्यू परचेज हुआ है उससे यूज हुआ है, ठीक है। ये सोच के हमें करना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि मेरा क्वांटिटी यहाँ पर 35 किलो ए, ठीक है, और बाकी क्वांटिटी ए का कहाँ से आएगा, 800 - 5 कर देते। क्यों मैंने ऐसे किया, ये देखो, क्योंकि मेरा परचेज हुआ था 800, तो इसका मतलब अगर मेरा 35 फुल यूज हुआ है तो परचेज में से ही क्लोजिंग स्टॉक बना है, तो 800 में से 5 अगर पड़ा हुआ है तो बाकी मैंने यूज किया है, तो 800 में से 5 माइनस होने से कितना मिल गया, 795। तो टोटल करोगे तो 830 ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सेम तरीके से हम लोग बी का भी करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, थोड़ा जगह मेरा इधर उधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 35, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे, 800 - 5, 800 - 5, तो ये मेरा आ गया 795, तो टोटल आ जाएगा 830, ठीक है। सेम तरीके से बी का भी निकालेंगे, तो बी का ओपनिंग स्टॉक फुल्ली यूज हो चुका है, ये हमें मानना पड़ेगा, तो ये हो गया 40, और बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो खरीदे हुए स्टॉक से बना है, तो 1200 में 50 पड़ा हुआ है, तो कितना यूज हो गया है, कितना आ रहा है, सॉरी, बोलो कितना आ रहा है। 1150। 1150, ठीक है। अब हम लोग रेट लगाएंगे, तो हमें ओपनिंग स्टॉक का रेट 1150 और 40, ये टोटल करने से आ जाएगा 1190, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोला गया है कि ओपनिंग स्टॉक को स्टैंडर्ड प्राइस में वैल्यू करने के लिए, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है वो ऊपर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस है मेरा 4 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 रुपीज से होगा, ये 3 रुपीज से कैलकुलेट होगा, और बाकी जो मेरा है वो कैसे वैल्यू करेंगे, उसका प्राइस निकाल लो कि 800 किलो अगर 3400 रुपए में खरीदा गया था, तो फिर पर किलो कितने करके खरीदा गया था, 800 किलो 3400, हाँ बोलो। 4.25। 4.25, तो यहाँ पर लिख देते हैं
3400 डिवाइडेड बाई 800, तो 4.25। सेम तरीके से ये भी निकालो, 1200 किलो 3000 रुपए में खरीदा गया था, तो 3000 डिवाइडेड बाई 1200 तो कितना आ जाए? 2.5। 2.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए, तो 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, 4.25 इंटू 795, ये बता दो कितना होगा? मैम 3378.75। 3378.75, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3518.75। और इधर हो गया मेरा 40 इंटू 3 120, और 2.5 इंटू 1150 2875। 2875। अब इसका भी टोटल करेंगे, 5 7 और 2 9 9 2995 मैम। 2995, ये आ गया। अच्छा, तो ये तो बन गया। अब हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें क्या बोला है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी याद करो, मैंने बोला था कि हमें स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से ही एक्चुअल क्वांटिटी को बनाना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? तो सिर्फ ये 1190 मत देखो, क्योंकि यहाँ पर दो था ना, तो मेरा ये दो लाइन बन गया, तो ये और ये दोनों मिला के 1190 प्लस 830 कितना होता है? वही होगा ना एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो सिर्फ बी का है और ये ए का है, तो 830 प्लस 1190 करेंगे तब तो एक्चुअल क्वांटिटी आएगा। कितना हो रहा है? 2020 मैम। इसके नीचे भी लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल 2020। तो यहाँ पर लिख लिया 2020 को मुझे 40-60 में मिक्स्ड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 40% करेंगे तो 808 आ रहा है ए, और बी कितना आ जाएगा? माइनस कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 1212 मैम। 1212, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को एक एक करके वेरिएंसेस निकालना है। पूरा रेडी कर लिया है मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ए, इसके नीचे करते हैं ए और बी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? ए का 3200 और बी का है 3600। और एक्चुअल कॉस्ट ए का कितना है? ए का एक्चुअल कॉस्ट है ये 3518.75। 351881 लिखती हूँ, 3518.75 और 2995। बोलो कितना आ रहा है माइनस करने से? 2995 हम कर लेंगे। मैम 318.75 एडवर्ड्स ए का। 318.75 ये एडवर्स होगा क्योंकि मेरा कॉस्ट बढ़ गया है, और ये फेवरेबल हो रहा है, ये आ रहा है 605। तो टोटल करने से आंसर मेरा एडवर्स फेवरेबल में आएगा, क्योंकि फेवरेबल वैल्यू ज्यादा है। तो कितना आ रहा है? 286.25। 286.25, ये हो गया मेटेरियल कॉस्ट। अब हम लोग मेटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करके। तो ए बी। अब देखो मेरा यहाँ पर 4 के साथ 4 का भी कंपेयर करना पड़ेगा और 4.25 का भी करना पड़ेगा, बट 4 के साथ 4 का कंपेयर करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम 4 माइनस 4 इंटू यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करें, मेरा आंसर तो 0 आने वाला है। तो ये तो कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे वो वाला कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। 4 के साथ 4, सिर्फ 4 के साथ 4.25 का करेंगे तो ही होगा, और वो अगर लिख भी देते हो तो आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। और बी वाले केस में भी वही होगा। 3 के साथ 3 का कंपेयर करके क्या करोगे? 3 के साथ 2.5 का कंपेयर करेंगे और एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा ये देखो,
जब मुझे 4 के साथ 4 का कंपेयर करना था तब मुझे 35 मल्टीप्लाई करना था, जो मैंने किया नहीं बिकॉज 0 होगा। 3 के साथ 3 का जब करेंगे तो 40 करना था, तो वो नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मुझे अब कितना कितना क्वांटिटी लेना है, 795 और 1150। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 795, यहाँ पर लिख लिया 1150। अब आंसर फेवरेबल होगा कि एडवर्स। 4 रुपए का चीज 4.25 में मिला तो एडवर्स, ठीक है, और 3 रुपीज का चीज 2.5 में मिला तो फेवरेबल। अब टोटल तुम लोग बता दो कितना आ रहा है। मैम ये 198.75 एडवर्स। 198.75 और उसके बाद वाला 50%, 575 575 आएगा। और ये एडजस्ट करने से फेवरेबल आएगा कितना? 773.75। 37 সরি ম্যাম, 376 আসছে মনে হয়। 5 হ্যাঁ 7 10 2 8 8 के 9 9 10 11 12 13 15 16 9 के 10 18 3 के 4। हाँ ठीक है। अच्छा, ये आ गया प्राइस वेरिएंस। अच्छा, अब प्राइस वेरिएंस के बाद मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो यूसेज वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का है 800 और 1200 बी का है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी है ए और बी का 800। अब ये टोटल में लेना पड़ेगा 830 और 2020। वो तो प्राइस जिसका जैसा था वैसा ले रहे थे, चाहो तो 4 - 4 - 4 × 35 कर सकते हो, आंसर 0 आ जाएगा, तो वो मैंने इग्नोर कर दिया, टाइम बच जाएगा। तो अब टोटल 830 और 1190 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस है कितना, 4 और 3। ठीक है, तो 30 यूनिट ज्यादा लगा तो 30 यूनिट 4 रुपीज करके कितना ज्यादा हो जाएगा, फिर 120 एडवर्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 100 1200, ये मेरा फेवरेबल आएगा। 1200 माइनस 1190 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। तो ये 9 हो रहा है, 10 हो रहा है। हाँ 30 हो जाएगा, फिर 10 हो रहा है तो 3 करके 30, तो मेरा एडवर्स आ जा रहा है 90। ठीक है, अब मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे आता है, अभी मैंने सिखाया था, याद करो। मिक्स वैरी कब करेगा, ठीक है, मिक्स वैरी कब करेगा, जब मेरा एक्चुअल मिक्स को हम दो अलग तरीके से मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड और एक बार एक्चुअल में मिक्स करने वाले हैं। तो मेरा एरो देखो किधर से किधर जा रहा है, RS³ माइनस AQ, क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। RS³ माइनस AQ, तो RS³ कितना है 808 और 800, सॉरी AQ है 808 और AQ है 830, और B है मेरा 1212 और AQ है मेरा 81190। अच्छा, अब इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 3। अब आंसर क्या आ जाएगा, जैसे ये मुझे दिख रहा है एडवर्स आना आएगा, और ये मतलब डेटा देखते हैं क्या आ रहा है, ये मेरा हो जा रहा है 1212 के जगह 1190 में काम हो गया, तो फेवरेबल। अब बताओ कितना कितना आ रहा है। मैम -88 मतलब एडवर्स। हाँ, और ये फेवरेबल वाला 22, 22 60। इंटू 3 66। तो ये मेरा एडवर्स आ गया। और मेटेरियल यील्ड, तो यील्ड वेरिएंस कैसे आएगा, यील्ड मतलब ही क्वांटिटी का ही और एक पार्ट सब यूसेज। तो जैसे यूसेज वाला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800 और 1200, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 808 और 1212। स्टैंडर्ड प्राइस था 3 4 और 3,
4 और 3 चेक करो तुम लोग कितना होगा। तो ये तो 8 यूनिट, 8 4 32, ये एडवर्स हो रहा है क्योंकि ज्यादा लगा। 1200 और 1212 मतलब 12 यूनिट ज्यादा लगा, 12 इंटू 3 36, ये भी एडवर्स, तो ये हो जाएगा दोनों एडवर्स। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। तो इसमें हम लोग का सारा ही कैलकुलेट हो गया। ठीक है, जो भी बोला था। तो सीक्वेंस में चलोगे तो ये टॉपिक आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का आ रहा है लेबर का सारा डेटा है, मतलब लेबर है, ओवरहेड है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कर सकते, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बस यही करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला, मेटेरियल के ऊपर। ठीक है, ये छोटा सा, जिसमें हमें बोला है कॉस्ट निकालने के लिए, प्राइस निकालने के लिए और यूसेज निकालने के लिए। तो वही निकालेंगे जो बोला। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले क्या बोला है, ए और बी दोनों मेटेरियल 10 kg CAMCO। ठीक है, द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड, तो 10 kg आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए 8 kg और 4 kg, जिसका रेट है 6 और 4 रुपीज करके। जबकि एक्चुअली में 1000 kg इन्होंने ये चीज प्रोड्यूस किया, ये प्रोडक्ट जिसमें इन्होंने 750 और 500 क्वांटिटी में मटेरियल यूज किया है। तो 750 और 500 क्वांटिटी में एक्चुअली मटेरियल को यूज किया गया है। रेट पड़ा है 7 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, और ये कितने आउटपुट के लिए हुआ है, 1000 kg के लिए। जबकि ये जो है ये हमारा कितने आउटपुट के लिए, 10 kg आउटपुट के लिए। तो 10 kg का ये डेटा है, जबकि ये 1000 kg प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 kg प्रोड्यूस करते तो हमारा कितना ए और बी लगता, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बोलो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर 10 kg के लिए 8 kg ए लगता है तो 1000 kg के लिए कितना ए लगेगा। 800 में। हाँ, 8/10 इंटू 1000, बाकी ओरली भी दिख रहा है कितना होगा। और यहाँ पर भी हो जाएगा 4/10 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 400। 4/10, ठीक है, क्योंकि 10 kg के लिए 4, तो 1 kg के लिए 4/10, तो 1000 kg के लिए कितना हो जाएगा। और रेट है 7 और 5, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी 6 और 4 है। ये मैंने वो वाला लिख लिया, एक्चुअल वाला। तो ये हो जाएगा 4800, 1600। ठीक है, अच्छा ये तो 2500 हो रहा है, ये थोड़ा बता दो कितना हो रहा है। 5250 में। टोटल हो जाएगा 0577, 6400। 6412। हाँ, और ये 1200। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं जो हमें निकालने बोला है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ए और बी दोनों का निकलेगा। तो 4800, 1600, 5250 और 2500। तो दोनों में ही एडवर्स दिख रहा है, ज्यादा है। तो कितना हो रहा है, 450 एडवर्स। 450, तो टोटल 1350। 1350 एडवर्स हो गया, तो एक वेरिएंस निकल गया। फिर मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इस पे हमारा लॉस या प्रॉफिट एक्चुअल क्वांटिटी पे होना चाहिए। तो ए बी, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 6 और 4 और 7, ये 4 है, 7 और ये 5 है। एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो है 750 और 500। तो कितना आ रहा है, 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा, तो 750 रुपए का एडवर्स। हम 750 और 500 ही है। 500 दोनों ही एडवर्स हो रहा है, दोनों ही ज्यादा लगा है, तो ये 1250 एडवर्स। तो प्राइस वेरिएंस निकल गया है। यूसेज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ए बी। स्टैंडर्ड प्राइस है 6 और 4,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800, 400, 750, 500। 800, 400, 750 और 500, तो 750 मतलब 50 यूनिट कम लगा है, तो ये बेनिफिट है 300 फेवरेबल। 15 to 6 300, और यहाँ पर भी हो रहा है मेरा 100 400 ये एडवर्स हो रहा है, ज्यादा लगा है, तो फिर 100 मेरा एडवर्स आ गया नेट करने के बाद। ठीक है, तो मुझे ये तीन ही बोला था, कॉस्ट, प्राइस और यूसेज। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 है, यही एक क्वेश्चन होमवर्क किया जा सकता है, ऑल वेरिएंसेस बोला है, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, और बाकी जो है उसमें एक क्वेश्चन मार्क वगैरह है, तो वो हम करवाएंगे तो ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, वो तुम लोग होमवर्क करके देख सकते हो, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बाकी मटेरियल अगर देखा जाए तो सीखने के हिसाब से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया। ये तुम लोग को सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, और आज जो भी किया है वो करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिस बेसिस है, अगर नहीं करोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। बाय। Thank you.